तो नोटबंदी से क्या कुछ बदला है, इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुकमा में हुए हमले ने सबको परेशान किया। सरकार भी इसे लेकर काफी गंभीर है। सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए अब एक नई रणनीति बनाने पर गौर कर रही है। इस तरह के हमलों के बाद किसी नई रणनीति पर गौर होने भी लगता है। हमले के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कल सुकमा के चिंता गुफा इलाके में हुए नक्सली हमले में हमारे 25 जवान शहीद हुए थे। जवानों के परिजन आंसुओं में डूबे हैं, देश सन्न है। सरकार समझ रही है कि नक्सलियों ने इतना बड़ा हमला करके ललकारा है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे, सीएम रमन सिंह के साथ अहम बैठक की और नक्सलियों को चेता दिया कि जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। अब हमारे 25 जवानों की जानें गई हैं, 7 घायल हुए हैं। जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दरअसल नक्सलियों ने हमला सुनियोजित साजिश के साथ किया। स्पॉट की रेकी करने में उन्हें ग्रामीणों का साथ मिला। ब्रिगेड महिलाओं को शामिल किया गया। ग्रेनेड दागने के लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। आईईडी ब्लास्ट किया गया। उसके बाद AK-47 से जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सब कुछ इतने सुनियोजित तरीके से किया गया कि जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमले में 300 नक्सली शामिल थे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इस हमले में वामपंथी चरमपंथियों का भी साथ मिला। वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की अब उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि हमले का प्लॉट हिड़मा नाम के इनामी नक्सली ने तैयार किया था। ये जानना जरूरी है कि ये हिड़मा है कौन। नक्सलियों की मिलिट्री बटालियन का कमांडर है हिड़मा। सुकमा हमले को यही लीड कर रहा था। हिड़मा के सिर पर 40 लाख का इनाम है। झीरम और ताड़मेटला में 107 लोगों की हत्या का मास्टरमाइंड है। सुरक्षा बलों ने उसे मारने का 3 बार ऑपरेशन चलाया, लेकिन नाकाम रहे। सवाल यह है कि इतने बड़े हमले की साजिश रची गई, खुफिया विभाग को इसकी जानकारी कैसे नहीं लगी। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती या वैसी इशू नहीं है कि सीआरपीएफ का जैसे कई जगह आ रहा है कि एसओपी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू उस टाइप का नहीं है। बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इस टाइप के एरिया में क्या लोकल पुलिस को एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के 99 जवान सोमवार सुबह 8:30 बजे गश्त पर निकले थे। जवान अपने बेस कैंप दुर्गपाल से रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर निकले। करीब 2 किलोमीटर आगे चिंता गुफा के पास 2 हिस्सों में बंट गए। दोनों दस्ते चिंता गुफा से करीब 500 मीटर आगे बढ़े ही थे कि घात लगाकर बैठे करीब 300 नक्सलियों ने हमला बोल दिया। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। देखिए, बहुत ज्यादा तकनीकी बातों से मतलब नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जवानों की इस तरह से शहादत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सरकारों को क्या इंतजाम करना, क्या तरीके अपनाने, ये उन्हें देखना। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जफर सैयद साहब हैं, PK मिश्रा साहब हैं जो फॉर्मर ADG BSF के हैं, और विक्रम सिंह साहब हैं फॉर्मर IPS ऑफिसर। विक्रम सिंह साहब, दूसरे सेगमेंट में आपसे शुरुआत कर लेते हैं। एक चीज ये बार बार आती है सर कि SOP में कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो आप लोगों का होता है। और एक चीज, क्या इसमें सियासी पहलू ज्यादा होता है कि साहब जो एजेंसी जो ग्राउंड पर काम कर रही थी उसने कहीं कोई लैग कर दिया, उसकी वजह से यह हमला हो गया? क्या इसमें सियासी पहलू है और अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए यह बात कही जाती है? देखिए, मैं इसमें कोई सियासी पहलू नहीं मानता हूं। SOP कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम उसके साथ खिलवाड़ कर सकें। SOP एक दफा निर्धारित हो जाती है, स्थानीय
परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। आप और हम साथ बैठे हैं, आपकी एसओपी ये होगी कि गेस्ट को किस प्रकार रिलैक्स करके अधिक से अधिक सूचना कम से कम समय में दें, और वो उसका कोई कट एंड ड्राइड कोई मैसेज नहीं है। एक आपने प्रियम्बल बनाया और उसके आधार पर यही एसओपी जब हम लाते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पैरामिलिट्री फोर्सेस के पुलिस के बारे में, आपको गंतव्य तक पहुंचना, सुरक्षित वापस आना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और इसके तहत आप पे कार्रवाई करनी होती है। ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। और इसके बाद जो भी उपलब्ध संसाधन है, सूत्र हैं, उसके आधार पर आप कार्रवाई कीजिए। नक्सली हमेशा स्थानीय को ढाल बनाते थे, बनाते हैं, बनाते रहेंगे। ठीक है। जो उपकरण है से वो कंसीलमेंट और कैमोफ्लाजिंग करते हैं, ये भी सर्वविदित है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्र को, भारत को विजेता होना है, और इसको विजेता होने में पीके मिश्रा साहब ने जो कहा, संसाधन होते हुए भी अगर हम उसको ग्राउंड में इस्तेमाल करें तो क्या कारण? विक्रम जी की आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, हम उनके पास दोबारा लौटेंगे। पीके मिश्रा साहब, एक और पहलू है जिस पर बहुत, मैं जब अभी पढ़ रहा था इस शो से पहले, तो मैंने ये देखा कि जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस, उसके साथ सीआरपीएफ का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कुछ लैक्स की बात बार बार आती है। अब जाहिर सी बात है कि 300 की तादाद में अगर नक्सली कहीं से आए होंगे, वो आसमान से कहीं से टपके नहीं होंगे, वो कहीं से मूव होके कहीं तक पहुंचे होंगे। इस पूरे मूवमेंट की जो खबर है वो लोकल इंटेलिजेंस के जरिए सीआरपीएफ तक आनी चाहिए थी। एक बात ये, और एक चीज और जो बार बार कही जाती है कि इस तरह के ऑपरेशन को लोकल पुलिस लीड करे और सीआरपीएफ उसको गार्ड करे, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगी इस तरह के ऑपरेशन में वो उनको पीछे से सपोर्ट करें, क्योंकि लोकल पुलिस लोकल एरिया को ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है। इन दोनों पहलुओं को जरा डिटेल में समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इतने बड़े हादसे क्यों और कैसे हो जाते हैं। बिल्कुल, श्रोता जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें नक्सलाइट्स को इन्फॉर्मेशन मिला लोकल ट्राइबल से, और इस टाइप का ऑपरेशन जो यहाँ पर होता है, जहाँ पर आरोपी जाना है, हमको पता है कि सुकमा बेल्ट में रोड बनाना बहुत तकलीफ का बात है, क्योंकि जंगल टेरेन है, जो टेरेन है उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है, और उसमें फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स और टेरेन एनालिसिस अपनाया जाता है। उसमें लोकल पुलिस का रहना, जो स्टेट का इंडिया रिजर्व बटालियन, जो वहीं के लोकल लड़कों को लेकर के उनको ट्रेनिंग उसी टेरेन में दे करके बनाया गया है, उनका इस्तेमाल होना बहुत इजी है, क्योंकि वो गांव के लोग और ट्राइबल के लोगों के साथ मिल जाते हैं, उनका डायलेक्ट बोलते हैं और उनसे इंटेलिजेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो देखा गया ये ऑपरेशन में, इट वाज ए प्योर पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ऑपरेशन। इसमें लोकल पुलिस भागीदार नहीं थे, ना कि उन्होंने कोई इंटेलिजेंस हासिल किए थे कि उस एरिया में इतने गांव पे कि नक्सलाइट्स 300 या 350 के तादाद में है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इतने नक्सलाइट्स इवन विथ वुमेन कैडर अगर इतने एक्सप्लोसिव्स आर्म्स अम्युनिशन लेकर के रिहर्सल करके बैठे हुए हैं, इनको ट्रैप करने के लिए डेथ ट्रैप में बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है और ये इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से मिल सकता था। दरबा घाटी का जो इंसिडेंट हुआ था वो भी एक फेलियर था, क्योंकि वहां पर भी 2 दिन बैठे हुए थे, उन्होंने ट्रैक रख करके कि कब आएंगे, इनका कफला कब निकलेगा। यहां पर भी यही हुआ। तो इसलिए पता लगता है कि इसमें लोकल पुलिस का होना और लोकल इंटेलिजेंस अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, और पैरामिलिट्री फोर्स का अपना जो टेरेन का, जमीन का ज्ञान उनका कम होता है, क्योंकि वो शायद 6 महीना 1 साल में होना आए बहुत होंगे कुछ चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हुआ क्यों नहीं जानना सब ये चाहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि लोकल पुलिस जो है वो पीछे रहती, कहां नीतियों में क्या खामियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुलेमान, मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें सियासत से अलग आप बिल्कुल फैक्ट्स पर बातें करेंगे, आरोप प्रत्यारोप के से हट करके। आप काफी देर से जुड़ पाए मेरे साथ। एक चीज तो यह कि दावा किया गया था जब डिमोनेटाइजेशन के फैसले को लागू किया गया था कि इस फैसले से नक्सल और आतंकवाद की जो समस्या है वो खत्म कर दी जाएगी, इसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन 25 जवानों की शहादत ये चीख चीख के कह रही है कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सल्यूट करता हूं सेक्रीफाइस जो 26 जवानों ने सीआरपीएफ के दिया है, और उनकी बहादुरी को, उनके वेलर को सल्यूट करता हूं, और उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स के साथ
कांग्रेस पार्टी है। इस उनके गम के टाइम में हम उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करी है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये जिस तरह का बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो डरपोक लोगों की ये अलामत है जिस तरह से ये अटैक किया गया है और कायर लोगों की तरह अटैक किया गया है और बहुत ही हम इसकी कड़े शब्दों में सर वो इसी तरीके से अपने ऑपरेशंस को करते रहे, हम उनको काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सवाल ये है सर। हाँ, उसके आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सरकार के साथ किसी भी इस नक्सलिज्म के खिलाफ जो भी सरकार पॉलिसी बनाए या कोई स्ट्रैटेजी बनाए उसके साथ कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। लेकिन हमने ये देखा कि 14 साल से रमन सिंह की सरकार है राज्य में, अब मोदी जी केंद्र में भी हैं 3 साल से, ये 7 साल में सबसे बड़ा नक्सलवादी अटैक है और इसका ये मायने होते हैं कि पूरी तरह से रमन सिंह की सरकार और मोदी जी की सरकार कोई भी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी बनाने में नक्सलवाद के खिलाफ बिल्कुल विफल रही है, कंप्लीटली फेल हो गई है और इनकी इनएबिलिटी और लैक्सिटी है जिसकी वजह से इस तरह के अटैक हो रहे हैं। 2017 में ही 72 सिक्योरिटी पर्सनल हमारे मारे जा चुके हैं। जब भी अटैक होता है रमन सिंह कहते हैं कि हम टफ एक्शन लेंगे। 12 मार्च को हमारे 15 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 11 मार्च को 12 पर्सनल मारे गए। हमारी कांग्रेस पार्टी के 2013 में पूरा कैल्विन केडी सीनियर लीडर्स का मारा गया। तो इस तरह से नक्सली अटैक करते हैं और रमन सिंह जी इसमें बिल्कुल विफल हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब अपोजिशन लीडर होते थे तो ट्वीट करके कहते थे और तमाम जोर शोर से आवाज उठाते थे कि नक्सलिज्म और टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, नो टॉलरेंस पॉलिसी होना चाहिए और ये डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है अगर नक्सलवादी जिस तरह से अटैक करना है। अब पता नहीं क्या होता है, वो जब आ गए सरकार में तो कुछ भी जिस तरह से वो बात करते थे एज अपोजिशन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है केपीएस गिल साहब को आपने एंटी नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी का चीफ बनाया। वहां पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने रमन सिंह जी से कहा कि इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनना चाहिए छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है बार बार और सुकमा में खास तौर पे हो रहा है। तो उस पर रमन सिंह जी ने उनसे कहा कि आप अपनी सैलरी वैलरी लेते रहिए, मजे करिए, गाड़ी घोड़े में घूमिए, ज्यादा आप एक्टिव मत होइए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जो छपा हमारे पास उसके प्रमाण है और सारे इंटरव्यू हैं। तो अगर उनकी ये मानसिकता है कि वो खुद ही नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर कैसे नक्सलिज्म खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी के यूपीए 2 के आखिरी 4 साल में नक्सलिज्म बहुत नीचे आ गया था। कांग्रेस पार्टी ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया था बैकवर्ड रीजन्स में और बैकवर्ड जिलों में और ऑल ओवर इंडिया में भी देखा था कि जहां पर बैकवर्ड जिले हैं उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो उसका बजट था वो सन 2015-16 के बजट में उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया 6000 करोड़ के बजट को। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रमन सिंह से इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। ठीक है सुलेमान, मैं आपके पास आता हूं जरा। अजीत जोगी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में किसी वक्त में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं और इस तरह के घटनाओं को उन्होंने बहुत करीब से अपनी आंखों से भी देखा है। अजीत जोगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बहुत लंबे वक्त से हम नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त तक ऐसा लगता है कि हमने शायद कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अचानक ही वो सब कुछ धराशायी हो जाता है। हमारे 25 जवान शहीद हो गए। सर, कहां पर कमी रह जा रही? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी है या फिर कुछ और इसके पीछे आप देखते हैं? आप बहुत करीब से इन सब चीजों के देखते रहे हैं। अनेकानेक कारण है, पर मैं सोचता हूं ये समय राजनीति करने का नहीं है। बिल्कुल। आप मन के कॉल ला होल्ड। चलिए, किसी वजह से शायद कॉल अब वो हमारे साथ संपर्क में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अजीत जोगी साहब से फिर से हमसे बातचीत हो सके। शायद मुझे याद आ रहा है कि जब झीरम में जो हमला हुआ तो उस वक्त अजीत जोगी साहब थे उस काफिले में, कुछ आगे निकल गए थे, कुछ ऐसी बात हुई थी बहरहाल उस वक्त। जफर सैयद साहब, आप रिएक्ट करना चाहेंगे सुलेमान मोहम्मद खान साहब जो बातें कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो आप बातें कह रहे थे उसको जवाब देने के लिए तो सलमान थे नहीं, जाहिर सी बात है। अब आप उनकी बात का जवाब अगर देना चाहें तो प्लीज रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए हुसैन साहब, आप अगर देखिए कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने आते ही सरकार का गठन होते ही हमने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई नक्सलाइट्स को नक्सल्स को खत्म करने के लिए। उसमें बहुत ही अलग अलग स्ट्रेटेजी थी, जैसे कि स्टेशन जो वहाँ के एसपी
और SHO और उसको जो है वहाँ पर 3-3 साल के टर्म दिए जाएंगे ताकि उनकी इंटेलिजेंस अच्छी रहती है, 3 साल तक रहेंगे, वो वहाँ के लोकल्स के साथ मिल के रहेंगे और काम करेंगे। और उनको बहुत सारे पर्क्स भी दिया गया ताकि वो विद फुल कन्विक्शन और इस तरह का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए कि जैसे आदिवासियों को हमने इनकरेज किया कि वो ज्वाइन करें फोर्सेस में, आदिवासी हीरोज को हमने उनको सम्मान दिया जो कि पहले सम्मान नहीं दिया गया था। तो जो सोशल इश्यूज थे जिसके उसको भी हमने बहुत एड्रेस करने की कोशिश की है पिछले 3 सालों में, और उसका नतीजा यह है कि जो 2014 में 230 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड एरियाज थे नक्सलाइट से, आज वो 107 तक है। तो फायदा हुआ है, डेफिनेटली ऐसा कहेंगे कि फायदा नहीं हुआ तो गलत वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी हो रही है, कह सकते हैं, लेकिन हकीकत जो जमीनी ग्राउंड है वो ऐसा है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी हमने छत्तीसगढ़ में 72 पर्सनल सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2017 में मारे जा चुके हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सनल। 2017 में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 72%। अरे भाई आप अपने रिकॉर्ड जाके देख लीजिए 2004 से 2014 का अटैक, हर साल 500 से 1000। इसकी जरूरत आज नहीं है, इसकी ना मैं इजाजत आज दूंगा कि आप दोनों आपस में उलझे। जरूरत इस बात की कि आप दोनों साथ में मिलकर के बैठ करके कोई एक रणनीति तैयार कर लें कि कैसे ये तय होगा कि कैसे नक्सली खत्म होंगे, कैसे हम आतंकवाद से निपटेंगे। हुसैन हम तो फिर कह रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं, तैयार करें ना कोई पॉलिसी स्ट्रेटेजी। 14 साल से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, 3 साल में केंद्र में आपकी सरकार है, 7 साल में सबसे बड़ा हमला आपने करवा दिया, 72 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा चुके हैं। ये भी कम से कम ना कह रहे सुलेमान कि आपने करवा दिया, और शर्म नहीं आती आप कहते हैं इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये सियासी कमजोरी हो सकती है। विक्रम सिंह साहब, मुझे लगता है कि इसमें बेहतर आप ही ज्यादा, क्योंकि ये दोनों लोग तो आपस में एक दूसरे से उलझेंगे और किसी नतीजे तक हम नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ कंस्ट्रक्टिव लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। एक चीज ये जिसका जिक्र सुलेमान कर रहे थे कि गिल साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई कि नक्सलियों से कैसे निपटना, आप इसकी स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। फिर उनका एक इंटरव्यू आया। क्या आपको लगता है कि वाकई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है एक बड़ी वजह, जिसकी वजह से हम इस बीमारी से आज तक सही तरीके से निपट नहीं पा रहे हैं और उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपके सामने 2 दृष्टांत प्रस्तुत करूंगा। ये मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये बड़े गंभीर प्रकरण थे। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के पड़ोस में बिहार का राज्य था और वहां पे ये दावा किया जाता था वहां पे नक्सलपंथी नहीं है। और भारत सरकार में जब मैंने वीडियो पेश किया कि वहां पर नक्सलिया न सिर्फ रोहतास फोर्ट में पासिंग आउट परेड कर रहे हैं बल्कि अपने काडर तैयार कर रहे हैं, तो एकदम से हड़कंप मच गया था। ये आखिर क्यों इस बात को छुपाया जाता है? क्या राजनीतिक तत्व अगर इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं या उसमें असफल होते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदारी उनकी है। जनता और देश अब तर्क नहीं सुनना चाहता है, अब परिणाम चाहता है। और दूसरी चीज, आज ये किसी चैनल पे किसी ने कहा था कि वहां से उगाही लगभग 1000 करोड़ रुपए की है। वो 1000 करोड़ नहीं है, वो कई बिलियन, कम से कम होगा 30,000 करोड़ रुपए का। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दोहरी अर्थव्यवस्था का कोई लाभ उठा रहा है और चाहता है कि चरमपंथी चलते रहे? स्टेट की ताकत से ऊपर कोई नहीं है। अगर स्टेट एक बार कमर कस ले तो नक्सलपंथी और कश्मीर ये आप बिल्कुल सुलझा सकते हैं। लेकिन हम लोग देखे सिपाही लोग हैं, 2 धंधो 4 की बात करते हैं। 2 धंधो हमारे लिए न 3.25 होता है न 4.25 होता है। ये बड़ी बहुत अच्छी बात सर, मैंने एक सांकेतिक रूप से आपको स्पष्ट कर दिया। जी, बात पूरी कर ले सर अपनी आप। अब इसके बारे में ये गौर कर लें कि इतना कठिन काम नहीं है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई स्टेट्स में अगर कामयाबी मिली है तो यहां क्यों नहीं मिल रही छत्तीसगढ़ में? मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात सर आपने की। सुलेमान कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात रख लें। एक बात और जवाब दे दे। पहली फरवरी 2017 से डायरेक्टर जनरल नहीं है सीआरपीएफ का फुल टाइम। 1 फरवरी 2017 से 3 महीने हो गए। एनआईए के चीफ को एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। सरकार की सीरियसनेस इससे पता चलती है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट में मेकशिफ्ट टेम्पररी रखते जाते हैं, करते जाते हैं। ये उसी का नतीजा है। ना सरकार सीरियस है और ना ही ये कोई इनका इशू। सुलेमान, इसका जिक्र शुरू में हो चुका है। विक्रम सिंह साहब ने यह जिक्र किया था कि एक ऐसी फोर्स जिसके पास मुखिया नहीं है, ऐसी सूरत भी जो है उनको डिमोरलाइज करती है, उनका मनोबल इससे टूटता है। जफर साहब, जो जिक्र विक्रम साहब कर रहे हैं कि कुछ सूबों में अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? क्यों वहां बार बार इस तरह की खबरें वहां से हम तक पहुंचती हैं? देखिए, ये बात हकीकत भी है कि छत्तीसगढ़ मोस्ट अफेक्टेड नक्सल एरिया में से एक है और जितनी भी घटनाएं हुई, ज्यादातर घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई और बड़ी बड़ी घटनाएं जो है छत्तीसगढ़ में ही हुई।
और इस बात का भी जो आप होम मिनिस्टर ने बहुत साफ गोई से कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसके मुख्य कारण जो भी हो, लेकिन जो भी हम उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको किसी भी तरह से खत्म करने का जो हमने एक ये वचन लिया है वो खत्म करके दिखाएंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है अब आज जो हमने पहले राउंड में स्ट्रैटेजी बनाई थी सरकार के गठन होने के बाद, उसके परिणाम अच्छे भी हैं और वो साफ दिखते हैं भी कि कई डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे वो अब नहीं है। लेकिन अब इसके इम्पैक्ट जो उस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुए हैं, जो 107 डिस्ट्रिक्ट में जहां इम्पैक्ट्स नहीं देखे जा रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, वहां पर हमें और दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी और पड़ेगी। एक बात और भी है ना सर कि जिसकी तरफ विक्रम साहब इशारा कर रहे हैं कि कागज पर नक्सल से आजाद हो चुका डिस्ट्रिक्ट और इलाका दिखा देने से भी बचने की जरूरत है। सियासी तौर पर यह बताने की जरूरत होती है कि आपने बता दिया कि ये इलाका आपने नक्सल से आजाद करा दिया है, लेकिन दरअसल सच्चाई ऐसी होती नहीं जिसका जिक्र विक्रम सिंह साहब कर रहे हैं। विक्रम सिंह साहब एक चीज और आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। नहीं ऐसी, हाँ प्लीज अपनी बात पूरी कर लें आप जफर साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि विक्रम सिंह साहब जो कह रहे हैं वो उन्होंने अपनी सच्चाई पेश की है। वो कह रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, कब की है मुझे मालूम नहीं, किस पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो स्टेटस है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि 2014 में जो 230 अफेक्टेड एरिया डिस्ट्रिक्ट थे और आज 107 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे सारी कामयाबी हमको मिल गई, लेकिन उनमें से एक सुखना भी एक ऐसा है डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि नई स्ट्रेटेजी हो और इसको खत्म करने की स्ट्रेटेजी हो। जैसे विक्रम सिंह साहब ने कई ऐसे अच्छे महत्वपूर्ण सजेशन दिए हैं, जाहिर है सरकार ऐसे सजेशंस का वेलकम करती है और अपने विक्रम सिंह साहब बार बार जफर साहब जिस पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी जब शो से पहले पढ़ रहा तो मैंने ये पाया कि कोई ऐसी खास पॉलिसी है ही नहीं। सारी स्टेट्स अपने अपने तरीके से अपने अपनी जगहों पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। क्या आपकी जानकारी क्या कहती है, क्या सरकार ने की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी तैयार की गई कि इस पॉलिसी के तहत इस तरीके से हम इस परेशानी का इलाज ढूंढेंगे? देखिए, टू लिटिल टू लेट। ये सही है कि गृह मंत्रालय में एक जॉइंट सेक्रेटरी नक्सल ऑपरेशंस के लिए नियुक्त किए गए, लेकिन इतनी बड़ी समस्या जिसमें देश का 40% भूभाग को प्रभावित है, उसके लिए क्या एक आईएएस अफसर या एक आईपीएस अफसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे? इसके लिए कोर कमेटी की जरूरत है, जिन लोगों ने इसमें महारत हासिल की है। इसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इकोनॉमिस्ट्स, इसके अलावा और भी तमाम विशेषज्ञ मिल करके ये देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, क्या चीज कारगर हो सकती है। समग्र रूप से एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक जॉइंट सेक्रेटरी या एक डीजी या 2 डीजीज या 2 जॉइंट सेक्रेटरीज, इसमें कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक या कोई बहुत ही परिपक्व कोई मार्गदर्शन या कोई एक दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे। अब ये समय आ गया है कि रणनीति का यानी स्टेट ऑफ वॉर रूम खोल करके उसमें कार्रवाई की जरूरत है। ठीक है सर, तो जो एक बड़ा सवाल लेके हम शुरू किया था शो को कि नोटबंदी से क्या नक्सल या फिर अलगाववादी और आतंकवादियों की समस्या है, क्या हम उससे निपट पाने में किसी हद तक, थोड़े हद तक क्या कामयाब हुए? उसका जवाब अभी तक जितनी बातचीत हुई उसमें ना में ही मिल रहा है। कुछ बहुत खास फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, शुरुआती तौर पर कुछ असर पड़ा हो। पीके मिश्रा साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट। सुकमा से लेकर के कश्मीर, जिसे हम जन्नत नजीर कहते हैं, सब के सब इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो हमेशा परेशान कर रही हैं। सर, क्या है इसका इलाज और कब तक हम इसका इलाज ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सुकमा से जो हुआ, अभी कश्मीर में जो हो रहा है, इसमें टफ स्टैंड चाहिए। मेन चीज़ है ये पॉलिटिकल टफ स्टैंड का बहुत ज़रूरी है। इसको हम दोष प्रत्यारोप न करके अपोजिशन और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मिल करके अगर टफ स्टैंड ले नक्सलाइट्स के खिलाफ और कश्मीर के उग्रवादियों के खिलाफ, दोनों मिल करके और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से, मेन चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट वो डायरेक्ट इंटरफेयर ना करे, वहां स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाए और सेंटर्स के साथ मिल करके, और ये जो है ऑपरेशन को लीड करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, पुलिस फोर्स उसको लीड करे, क्योंकि वो स्टेट का जमीन जो है उनको जानते हैं। बिल्कुल, वो उसको ज्यादा पहचानते हैं। जफर साहब, सियासी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अगर सब साथ मिलकर मुकाबला करें तो लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है। एक छोटा सा फाइनल कमेंट सर आपका। बिल्कुल, देखिए, कोई कंपल्शन, सियासी कंपल्शन नहीं है,
हमारे बिल्कुल सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार की एक ही नीति है, चाहे वो टेररिज्म हो चाहे नक्सलिज्म हो, उसमें हमारी एक ही पॉलिसी है कि उसको खत्म करना है। चाहे मेजर्स कुछ भी लिए जाए, टफ हो, रिहेबिलिटेशन का हो, सॉफ्ट अप्रोच हो, जरूरत पड़ने पर जैसे हमने लिया कई स्टेट में, उससे फायदा भी हुए है, और लेकिन जहां पर टफ स्टैंड लेना होगा हम टफ स्टैंड लेंगे। लेकिन स्टेट किसी भी स्टेट में नक्सलिज्म को और टेररिज्म को बढ़ावा देने में जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो जिम्मेदारी सर काबू करने की आपकी है। सुलेमान, एक फाइनल कमेंट आपका। 14 साल से छत्तीसगढ़ में सरकार है, 3 साल से केंद्र में है, कश्मीर में भी आपकी सरकार है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है। कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है हम आपके साथ हैं। आपको कौन रोकता है स्टेप्स लेने से? हाँ, मैं ये सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि नक्सलबाड़ी में, अरे सुन लीजिए जफर भाई, कोई नहीं, आप प्लीज। नक्सलबाड़ी में अपनी पार्टी की एक्सपेंशन की मीटिंग अमित शाह और मोदी जी वहां पर नक्सलबाड़ी में अपनी पार्टी के एक्सपेंशन का जो वहां पर करा रहे हैं वेस्ट बंगाल में नक्सलबाड़ी में। इससे अच्छा यह है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़े और देश को पार्टी से पहले लड़ें और इस बात का जवाब दें कि रमन सिंह इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, या वो हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। विक्रम सिंह साहब, एक छोटा सा आपका रिएक्शन और आपकी बात के साथ ही मैं अपने शो को खत्म करूंगा सर। पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर के एक माकूल प्रति उत्तर चरमपंथियों को देना होगा, चाहे वो नक्सलपंथी हो चाहे वो कश्मीर के आतंकवादी हो। जरूरत इस बात की है कि पूरा राष्ट्र एकजुट हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और पूरी इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस सभी एकत्रित होकर के समग्र रूप से इनको मुंहतोड़ उत्तर जल्द से जल्द दें। बहुत अच्छी बात है। अब यह जानकारी नहीं है सर कि सियासत इस बात की इजाजत देगी कि नहीं देगी। और माफी, शायद आज मेरी आवाज कुछ तेज रही हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, हमारे शो के लिए आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरूरत इस बात की है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, हमें इससे सबक लेना चाहिए। और सियासत, बहुत सारे और मौके होते हैं हम सियासत कर सकते हैं, हमें हमारे जवानों की हिफाजत हर हाल में करनी होगी, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाका हो या फिर कश्मीर में सुलगता हुआ हमारा अपना चमन हो। हमें जरूरत इस बात की कि हम इसको गंभीरता से समझें और सही तरीके से जो चीजें अमल में आनी चाहिए उनको ग्राउंड तक पहुंचाया जाए। नमस्कार।